राजेश कुमार, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंतर्गत आज इस प्रसारण के माध्यम से आपको श्री राम नरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, साहित्य में उनका स्थान, उनके काव्य की विशेषताएं तथा उनकी कविता स्वदेश प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कविता में आए शब्दार्थ, संदर्भ, व्याख्या के साथ साथ इस कविता के काव्यगत सौंदर्य की भी चर्चा करेंगे। इस पाठ को पढ़कर आप सीख सकेंगे कि श्री राम नरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय के बारे में, कवि की रचनाओं के बारे में, कवि के साहित्यिक अवदान के बारे में एवं कवि के साहित्य में स्थान के बारे में, स्वदेश प्रेम कविता के संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या के बारे में, स्वदेश प्रेम कविता द्वारा दी गई प्रेरणा के बारे में, स्वदेश प्रेम कविता के काव्य सौंदर्य के बारे में। स्वदेश प्रेम पाठ को पढ़ने के पूर्व आप जानते हैं काव्य विकास के इतिहास के बारे में, द्विवेदी युग के साहित्य के योगदान के बारे में, भूमंडल में भारत की स्थिति के बारे में, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में एवं हमारे पूर्वजों के बारे में, सूर्य, चंद्रमा, हिमालय एवं समुद्र के बारे में, काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जौनपुर उत्तर प्रदेश जनपद के अंतर्गत कोहरीपुर ग्राम के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। इनके ऊपर अपने पिता तथा घर के धार्मिक वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ा। केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला तथा गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का सराहनीय कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे। ये द्विवेदी युग के उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। ये स्वच्छंदतावादी कवि तथा लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलन करता थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी रचनाएं हैं पथिक, मिलन और स्वप्न खंडकाव्य, मानसी स्फुट कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आलोचना, वीरांगना, बीरबाला और लक्ष्मी, उपन्यास, सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक, नाटक, 30 दिन मालवीय जी के साथ, संस्मरण, श्री रामचरितमानस की टीका, बुद्धि विनोद, आकाश की बातें, फूल रानी तथा बावर, बाल साहित्य, महात्मा बुद्ध तथा अशोक जीवन चरित्र। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग के संकेत हैं। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी रचनाओं की विशेषता ये है कि उनमें राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हुई हैं। इनके अतिरिक्त भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा और पवित्र प्रेम के सुंदर चित्र भी इन्होंने अपने कविताओं में चित्रित किए हैं। प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में त्रिपाठी जी का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। इनके प्रकृति चित्रण की विशेषता ये है कि जिन दृश्यों का वर्णन इन्होंने किया है वे इनके स्वयं देखे हुए अनुभूत दृश्य हैं। त्रिपाठी जी की भाषा भावानुकूल, प्रभावपूर्ण, सरल एवं सरस खड़ी बोली है। उसमें माधुर्य और ओजगुण की प्रधानता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं समास पदों का भाषा में आधिक्य है। शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण है जिसके अंतर्गत राष्ट्र प्रेम, मानवता एवं नैतिकता का चित्रण हुआ है। छंद का बंधन त्रिपाठी जी को स्वीकार नहीं था। इन्होंने प्राचीन और आधुनिक दोनों ही प्रकार के छंदों में काव्य रचनाएं की हैं।
रस की दृष्टि से इनका काव्य श्रृंगार शांत और करुण रस की त्रिवेणी है। इनकी रचनाओं में अलंकार भावों के साथ स्वतः ही आ गए हैं। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के सुंदर प्रयोग हुए हैं। त्रिपाठी जी एक समर्थ कवि, संपादक एवं कुशल पत्रकार थे। इनके निबंध भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इस प्रकार त्रिपाठी जी कवि, निबंधकार, संपादक आदि के रूप में हिंदी साहित्य में सदैव जाने जाएंगे। अब हम स्वदेश प्रेम कविता का जो पहला पद है उसका वाचन एवं व्याख्या करेंगे। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नव के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नव जिनका विजय घोष रण गर्जन। शब्दार्थ: अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके, प्रताप अद्भुत तेज, साक्षी प्रत्यक्ष दृष्टा, निर्मल माने मल रहित स्वच्छ, कीर्ति यश, दिवाकर सूर्य, निशाकर चंद्रमा, वैभव ऐश्वर्य, नव माने आकाश, तारागढ़ तारों का समूह, अगणितवार अगणितवार अनेक बार, नव आकाश, रण गर्जना युद्ध की गर्जना। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कि महाकवि रामनरेश त्रिपाठी के काव्य संग्रह स्वप्न से उद्धत है। विशेष इस शीर्षक के सभी पदांशों के यही संदर्भ प्रस्तुत होगा। महान कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने इस पदांश में भारत की अतीत की गौरव गाथा को प्रस्तुत किया है। व्याख्या: कवि कहता है कि हे भारतीयों, तुम उन पूर्वजों की संतान हो जिनके बल और पराक्रम का प्रत्यक्ष प्रमाण ये सूर्य है। सूर्य ने उनका अतुलनीय प्रताप देखा है और जिनकी धवल और स्वच्छ यश को ये चंद्रमा घूम घूम कर देख चुका है और ये अनंत तारागढ़ उनके ऐश्वर्य को देख चुके हैं और ये आकाश भी अनेकों बार उन महान पूर्वजों का विजय की घोषणा और युद्ध की गर्जना सुन चुका है। काव्य सौंदर्य: कवि ने भारतीय पूर्वजों का अद्भुत तेज, ऐश्वर्य और वीरता का गरिमामयी वर्णन किया है तथा अनुकरण करने को अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शब्द शक्ति अभिधा, शैली भावात्मक, रस वीर, गुण ओज, छंद मात्रिक छंद, अलंकार अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश आदि। अब हम स्वदेश प्रेम के दूसरे पद का वाचन करेंगे। शोभित हैं सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत बच स्थल पर। शब्दार्थ: शोभित शोभायमान, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, दिव्य अलौकिक, गूंज गुंजायमान, सकल समस्त, अविरल निरंतर, साक्षी गवाह, सतरूप सत्य स्वरूप, हिम गिर वर बर्फ से ढका हुआ सर्वश्रेष्ठ हिमालय, विमान दल विमानों के दल, विस्तृत विशाल वक्ष सीना। प्रसंग: इन पंक्तियों में कवि ने स्वर्णिम समय का स्मरण करते हुए देश प्रेम का संदेश दिया है। व्याख्या: कवि श्रेष्ठ रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के अलौकिक देश भारत का मस्तक हिमालय पूर्वत की सर्वोच्च चोटियों के मुकुट से शोभायमान है। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से संपूर्ण दिशाएं अब तक गुंजायमान हैं। ये ही तो वे पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय निरंतर दे रहा है, अथवा जिनकी
महामहिमा की गवाही आज भी हिमालय जैसे सर्वश्रेष्ठ पर्वत के रूप में हमारे सामने है। ये बड़ी महिमामयी धरती है जिसके विशाल वक्ष स्थल पर विमानों के समूह उतरते थे। काव्यगत विशेषताएं, यहाँ पर स्वदेश प्रेम का भाव तथा पूर्वजों की गरिमा का वर्णन है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शब्द शक्ति अभिधा, शैली भावात्मक और वर्णात्मक, रस वीर, गुण ओज, छंद मात्रिक, अलंकार अनुप्रास रूपक, मानवीकरण आदि। अब हम अगले पद का वाचन करते हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़क पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी इशधारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। शब्दार्थ, सागर माने समुद्र, निज स्वयं, अगणित अनगिनत, अरड़पोत समुद्री जहाज, प्रमुदित प्रसन्न होकर, भूमंडल पृथ्वी मंडल, सकल समस्त, निस्वासर रात दिन। प्रसंग, कवि प्राचीन भारत की महिमा का वर्णन कर रहा है। व्याख्या, प्रस्तुत पदांश में कवि कहता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिनकी सेवा में समुद्र भी स्वयं उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह उनके अनगिनत जहाजों को अपनी छाती पर प्रसन्नता पूर्वक उठाकर पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। हमारे पूर्वजों की यश कीर्ति नदियों की धारा के रूप में आज भी दिन रात बह रही है। उन महान पूर्वजों के चरण चिन्ह यदि आप ढूंढोगे तो आज भी हमें नदियों और समुद्र के तटों पर मिल जाएंगे। काव्यगत सौंदर्य, भारतीय पूर्वजों की महिमा की गरिमामयी झांकी प्रस्तुत है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा, शैली भावात्मक, छंद मात्रिक छंद, रस वीर, गुण ओज, अलंकार अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा आदि। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अगले पद का वाचन करते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। शब्दार्थ, विश्वत रेखा पृथ्वी के मध्य की रेखा, अनुराग प्रेम अलौकिक दिव्य, ध्रुववासी ठंडे प्रदेश में रहने वाला, हिम बर्फ ठंडा, तम माने अंधकार। प्रसंग, श्रेष्ठ कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने इन पंक्तियों में भयंकर गर्मी व अत्यधिक सर्दी वाले स्थानों पर रहने वालों का अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम दर्शाया है। व्याख्या, कवि कहता है कि पृथ्वी के मध्य की रेखा पर रहने वाला व्यक्ति जहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है वह उन कष्टों को भी सहन करके हाँप हाँप कर जी लेता है। वह व्यक्ति भी अपनी मातृभूमि पर अलौकिक प्रेम रखता है तथा जो व्यक्ति ध्रुव प्रदेशों में रहने वाला है वहां बर्फ गिरने से अत्यधिक सर्दी पड़ती है, वह भी सर्दी को सहन करते हुए तथा अंधकार में कांप कांप कर जी लेता है। वह व्यक्ति भी कहीं गर्म प्रदेश में पलायन नहीं करता है और अपनी जन्मभूमि से अटूट प्रेम होने के कारण अपने प्राण निछावर कर देता है। काव्य सौंदर्य, कवि ने अपनी जन्मभूमि के प्रति अपार कष्टों में भी अटूट प्रेम रखने का उदाहरण द्रष्टव्य है। यहाँ पर उपर्युक्त उदाहरण के द्वारा विदेशों में सुख सुविधाओं तथा विलासिता के प्रति आकर्षित होकर विदेशों में पलायन करने वाले भारतीयों के हृदय में प्रेम जागृत करने का प्रयत्न किया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना, शैली भावात्मक, रस वीर, गुण ओज, अलंकार
पुनरुक्ति, प्रकाश, अनप्रास आदि महान ऋषि वाल्मीकि जी ने भी मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर माना है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगला पद, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। शब्दार्थ, स्वर्ग सी स्वर्ग के समान, सकल समस्त, विभव ऐश्वर्यो, आकर भंडार, धरा शिरोमणि धरती पर श्रेष्ठ, जमीन धरती, रज माने धूल, तन माने शरीर, तज त्याग, वंशज माने संतान। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग के समान तथा पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ बताकर देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। व्याख्या, त्रिपाठी जी लिखते हैं कि हे प्रिय बंधुओं, तुम तो ऐसी मातृभूमि जो कि पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है तथा स्वर्ग के समान सुख देने वाली तथा समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों की भंडार है, पर जमीन पाकर धन्य हो गए हो। कवि आगे प्रश्न करता है कि हे वीरों की संतान, जिस भूमि पर तुमने जल अन्न ग्रहण किया है तथा जिसकी धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हो, तुम उसे अपने शरीर के रहते हुए कैसे त्याग सकते हो। अर्थात भाव ये है कि मातृभूमि माँ के समान होती है, अतः इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। काव्यगत सौंदर्य, भारत की भूमि समस्त भूमंडल पर श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। जन्म देकर बड़ा करने वाली मातृभूमि के प्रति दायित्व का बोध कराया गया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, शैली उपदेशात्मक भावात्मक, रस शांत वीर, गुण प्रसाद ओज, अलंकार अनप्रास उपमा आदि अलंकार हैं। अगला पद, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। शब्दार्थ, दम माने शक्ति सांस, अवशिष्ट शेष बाकी, रक्त खून, शत्रुंजय शत्रु को जीतने वाले, दीन कायरता दुखी, उचारो माने बोलो। प्रसंग, प्रस्तुत पदांश में महान कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने आत्म सम्मान एवं स्वाभिमान का संदेश दिया है। व्याख्या, कवि कहता है कि हे भारतवासियों, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी सांस हो तथा एक भी धड़कन बची हो, तब तक अपने आत्म गौरव से हमेशा ऊंची पलकें रखो, मस्तक ऊंचा रखो तथा अपना मनोबल ऊंचा रखो। आगे कवि कहता है कि हे शत्रुओं को जीतने वाले भारतीयों, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद खून की शेष हो, तब तक मन में कायरता न लाओ और तब तक कभी दीन वचन अपने मुख से मत बोलो तथा सामने साक्षात मृत्यु खड़ी हो उसका भी भय मत मानो। भाव ये है कि अपने पूर्वजों की भांति आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान से जीवन जियो। काव्यगत सौंदर्य, भारतीय वीरों को आत्मगौरव की प्रेरणा दी गई है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, शैली उपदेशात्मक, छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है।
रस वीर, गुण ओज, अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, पद मैत्री आदि। अगला पद, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संभल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। शब्दार्थ, निर्भय भय रहित, विश्राम स्थल विश्राम करने का स्थान, संबला सहारा, सरिता नदी, श्रम माने परिश्रम, कातर पीड़ित, नहाकर स्नान करके, नूतन नवीन नया, काया शरीर। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में महान कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने कहा है कि अपनी मातृभूमि के हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। वास्तव में मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो मात्र शरीर का परिवर्तन है, आत्मा तो अमर है। व्याख्या, त्रिपाठी जी लिखते हैं कि हे भारतवासी वीरों, तुम मृत्यु से डरो मत, वह तो शाश्वत है, उसका स्वागत करो। वह जीवन रूपी रास्ते का एक विश्राम स्थल है जहाँ से जीवात्मा पुनः नया जीवन का सहारा ग्रहण करके संसार से चल देता है। आगे कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी के समान है। जिस प्रकार से कोई प्राणी थकान से पीड़ित होकर उस पे नहाकर ताजगी महसूस करता है, उसी प्रकार से मृत्यु रूपी नदी में जीवन के परिश्रम से पीड़ित होकर मनुष्य नहाकर अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र उसमें बहाकर और नवीन शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। इस प्रकार से मृत्यु डराने वाली नहीं, ताजगी देने वाली है, इसलिए मृत्यु का स्वागत करो। काव्यगत सौंदर्य, कवि ने भारत वीरों को प्रेरणा देते हुए कहा है कि मृत्यु का स्वागत करना चाहिए क्योंकि वह शाश्वत है। गीता में भी कहा गया है कि आत्मा अमर है, वह नवीन वस्त्र रूपी शरीर उसी प्रकार धारण करती है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है। भाषा भावों को व्यक्त करने में सफल खड़ी बोली है। शब्द शक्ति व्यंजना, छंद मात्रिक, शैली उपदेशात्मक, रस शांत वीर, गुण प्रसाद ओज, अलंकार रूपक अनुप्रास आदि। अगला पद, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। शब्दार्थ, तृप्ति माने संतुष्टि, आत्मबल प्राणों का त्याग करना, निष्प्राण प्राणहीन, अमल स्वच्छ, विलसति माने सुशोभित। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में महान कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने त्याग और बलिदान को ही देश प्रेम के लिए सच्चा माना है। व्याख्या, कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिस प्रेम के लिए हम अपना बलिदान करने के लिए भी तैयार हों। प्रेम में त्याग आवश्यक है, बिना त्याग के प्रेम निर्जीव वस्तु है, वह केवल एक दिखावा मात्र ही होगा। प्रेम पर तो प्राणों की आहुति भी दी जा सकती है। जिस प्रकार दान धर्म आदि के द्वारा तीर्थों में त्याग भावना देखने को मिलती है, उसी प्रकार जिस देश के लोग देशभक्त होते हैं वे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। इसी भावना से मनुष्य की आत्मा महान बनती है, इसी से मानवता का विकास होता है। स्पष्ट है कि देश प्रेम का महत्व स्पष्ट है। काव्य सौंदर्य, देश प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है।
भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना, शैली उपदेशात्मक, रस वीर, गुण ओज, अलंकार अनप्रास रूपक आदि। अभी स्वदेश प्रेम कविता का प्रश्न बनता है कि स्वदेश प्रेम कविता का केंद्रीय भाव बताइए। स्वदेश प्रेम कविता के माध्यम से कवि ने भारत की गौरवशाली परंपरा को बतलाया है कि सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, समुद्र, आकाश ये सभी भारत की शौर्य गाथा के साक्षी हैं। अपने देश से इतना प्रेम रखना चाहिए कि इसकी रक्षा में प्राण न्यौछावर हो जाएं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। आपने इस पाठ को पढ़कर सीखा है कि श्री राम नरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में एवं उनके साहित्यिक अवदान के बारे में, भूमंडल में भारत की स्थिति के बारे में, द्विवेदी युग में इनके स्थान के बारे में, कविता स्वदेश प्रेम के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या के बारे में, स्वदेश प्रेम कविता द्वारा दी गई प्रेरणा के बारे में, कविता स्वदेश प्रेम में काव्य सौंदर्य के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का स्व अध्ययन करते हुए इसमें दिए गए प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें, जिससे अगला अध्याय माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा को समझने में सहायता मिलेगी। वह भी देश प्रेम की भावना से संबंधित है। धन्यवाद।